नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम देख रहे थे क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 2 है विलयन। ठीक है, उसके अंदर हमने पिछली क्लास में देखा था, हमारी चल रही थी अणुसंख्यक गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा था कि हमने जो भी हमारे गुणधर्म होते हैं कि ऐसे गुणधर्म जो किस पर निर्भर करते हैं, हमारे विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। इसके अंदर हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। एक थी हमारी क्या, वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब देखा था, उसके पश्चात देखा था हमने वाष्प दाब अवनमन। अवनमन का मतलब देखा था हमने क्या हो जाती है, कमी होना। उसके बाद देखा था हमने क्वथनांक उन्नयन। क्या देखा था प्रिय विद्यार्थियों? हमने देखा था क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है हमारा बढ़ना। और तीसरी थी हमारी हिमांक अवनमन। क्या थी प्रिय विद्यार्थियों? हिमांक अवनमन। और एक अब चौथी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, क्या हमारा वाष्प दाब अवनमन हो गया, क्वथनांक उन्नयन हो गया, हिमांक अवनमन हो गया, और नेक्स्ट चौथी प्रॉपर्टी आती है हमारी परासरण दाब। क्या आती है? परासरण दाब। देखो, ये देख लिया था वाष्प दाब अवनमन क्या था हमारा, कि द्रव की जो भी हमारी, अगर हम क्या करते हैं, द्रव के द्वारा लगाया गया ताप सतह पर, द्रव की दीवारों पर द्रव के द्वारा। क्वथनांक क्या हो जाता है हमारा, कि जो भी हम द्रव और वाष्प का अध्ययन कर रहे हैं उसमें क्या हो जाए हमारा, वायुमंडलीय वह दाब जो किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए हिमांक और परासरण दाब। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा परासरण एवं परासरण दाब, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रोसेस। ठीक है, ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, हम सबसे पहले देखेंगे इस क्लास में कि हमारा परासरण का मतलब क्या होता है। प्रिय विद्यार्थियों, क्या होता है बताओ परासरण का मतलब? परासरण, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है बताओ? परासरण, नाम से देखो, परासरण क्या हो रहा है कि हमारा क्या होगा, कोई भी हम क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे हैं, कि हमारा जो भी होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है, उस जो भी हमारा सहमांगी मिश्रण है एक तरह का, उसके अंदर हम जो भी प्रॉपर्टी आती है वो पढ़ रहे हैं विलय के कणों की संख्या के आधार पर। तो परासरण का मतलब होता है कि जो भी कोई हमारा क्या है, ये परासरण शब्द सबसे पहले देखें तो परासरण शब्द दिया था हमारा एबिनोलेट ने, एक वैज्ञानिक थे हमारा एबिलोनेट ने दिया था। अब इसका मतलब होता है हमारा, क्या अर्थ होता है इसका? परासरण शब्द का अर्थ होता है हमारा धक्का देना। क्या होना? धक्का देना। एक तरह से क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, इस परासरण शब्द का अर्थ होता है हमारा धक्का देना। अब धक्का देंगे, धक्का देने का मतलब किससे हम क्या कर रहे हैं, हम एक मिश्रण तैयार कर रहे हैं, मिश्रण तैयार कर रहे हैं, तो उस मिश्रण में धक्का देने का मतलब क्या है हमारा, कि हम क्या करें, एक मिश्रण ले, क्या लें, एक मिश्रण लें, उसमें क्या होगा, विलय और विलायक होगा, दो अलग अलग पात्र लेते हैं, तो उस पात्र में हमारा द्रव का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम संख्या से अधिक संख्या की ओर, अर्थात हम देख रहे हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, या अणुओं में देखें, हम विलय के अणुओं में देखें तो कम अणुओं से अधिक अणुओं से, अर्थात कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाता है, हमारा परासरण कहलाता है। अर्थात हम संख्या में देखें तो हमारे क्या है, जो परासरण है उसका मतलब होता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसके कण, हमारे विलायक के कणों का अधिक संख्या से कम संख्या की ओर गमन ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? ये क्या है, एक तरह की हमारी पादप झिल्ली और जंतु झिल्ली हो सकती है। किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है हमारी पदार्थ होते हैं, जैसे हमारा फिनोल हो गया, फिनोल की बनी होगी, अथवा जंतु झिल्ली होगी, अथवा पादप झिल्ली होगी, अथवा किसकी बनी होगी, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड की बनी होती है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली किसकी बनी होती है? पदार्थ हमारे जैसे फिनोल अथवा पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पादप झिल्ली ले सकते हैं या फिर जंतु झिल्ली ले सकते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का, विलायक के कणों का
अधिक संख्या से कम संख्या की ओर गमन, अणुओं के कणों का, या बोल सकते हैं हम अणुओं का, या अणुओं का अधिक संख्या से, कहां से प्रिय विद्यार्थियों, अधिक संख्या से कम संख्या की ओर गमन, कम संख्या की ओर गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है, ओस्मोसिस कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो परासरण की परिभाषा क्या हो गई हमारी? अर्ध पारगम्य झिल्ली जो पदार्थ फिनोल अथवा पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का अधिक संख्या से कम संख्या की ओर गमन ही हमारा क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अर्थात दूसरी परिभाषा बोल सकते हैं हम यहीं से, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का, किसका? विलायक के अणुओं का या कणों का कम सांद्रता से, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता की ओर गमन, और गमन परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है प्रिय विद्यार्थियों? परासरण कहलाता है, ओस्मोसिस कहलाता है। तो हमारा परासरण की परिभाषा क्या हो गई कि विलायक के जो कण हैं उनका अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये हो गया हमारा परासरण। हम क्या कह रहे हैं कि जो विलायक के कण होते हैं उनका अधिक, जो कम सांद्रता है उससे अधिक सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अब देखो इसको समझते हैं एक चित्र द्वारा, हम एग्जाम्पल द्वारा समझें। तो देखो हम क्या लेते हैं, एक विलायक लेते हैं, एक क्या लेते हैं? विलयन लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखो, हमने दो पात्र लिए, क्या लिए? मान लो एक पात्र लिया, इस प्रकार से दो पात्र ले सकते हैं, एक पात्र ले, इनको क्या करना है? हमको जोड़ना है एक तरह से, इस प्रकार से। ये हमारे क्या हैं? ये इस प्रकार से हमारे, ठीक है। अब ये पात्र ले लिया हमने, इसमें क्या लगा दी? पूरा ही पात्र ले लो, एक पूरा का पूरा पात्र लिया हमने, ये लो। यहाँ पर क्या लगा दी हमने? एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। क्या लगा दी प्रिय विद्यार्थियों? ये क्या है? हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। अब क्या करते हैं हम? एक में तो लिया हमने जल, आसुत जल ले लिया। एक पात्र में क्या ले लिया प्रिय विद्यार्थियों? आसुत जल ले लिया हमने। क्या है? आसुत जल, H2, ठीक है। एक पात्र में हमने ये क्या है? आसुत जल एक तरह से किसका कार्य करेगा प्रिय विद्यार्थियों? विलायक का कार्य करेगा। किसका करेगा? विलायक का करेगा। एक पात्र में हमने क्या ले लिया? इस जल में क्या मिला दिया हमने? सोडियम क्लोराइड मिला दिया। एक तरह से सोडियम क्लोराइड का मतलब ने हमने क्या मिला दिया? यहाँ पर नमक मिला दिया, अर्थात सोडियम क्लोराइड का विलयन ले लिया हमने। सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड का विलयन ले लिया। NaCl का जलीय विलयन ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? हमारा विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन बन गया। अब देखो ये पात्र हमने यहाँ से इस प्रकार से बंद कर दिया। ये हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये हमने पात्र यहाँ से बंद कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक क्या लगा दिया हमने? ये विलयन है हमारा। एक बार बिना लगाए देखें एक तरह से, अर्थात किसकी सांद्रता अधिक है? हम देखें किसकी सांद्रता अधिक है और किसकी सांद्रता हमारी, अणुओं की संख्या किसमें अधिक है हमारी? हम कह रहे हैं अधिक, जो विलायक के कण हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करें, वही क्या कहलाता है? हमारा परासरण कहलाता
है। तो परासरण में हम देखते हैं, हम दाब लगाएं, अगर यहाँ पर दाब लगाएं एक तरह से सादा है हमारा, तो क्या होगा कि ये जो जल के अणु है वो कहाँ जाना चाहेंगे, सोडियम अर्थात नमक के जो जलीय विलयन है उसमें जाना चाहेंगे। कहाँ से, कम सांद्रता है, यहाँ पर अणु क्या है हमारे अधिक हैं, तो ये क्या है हमारी कम सांद्रता है विलायक के अणुओं की, जबकि यहाँ पर विलयन में क्या है हमारे अणुओं की संख्या कम हो गई, सांद्रता क्या हो गई हमारी अधिक हो गई, अधिक हो गई। तो ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करेंगे, किसके अणु, विलायक के अणु, और वही क्या कहलाता है प्रिय विद्यार्थियों, हमारा परासरण कहलाता है। अब देखो ये तो हो गई हमारी परासरण की परिभाषा कि ये विलायक के अणु कहाँ जाना चाहेंगे, हमारे कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है, हमारा परासरण दाब क्या पढ़ रहे हैं, हमारा मेन मकसद क्या है, परासरण दाब पढ़ना, अणु संख्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी परासरण दाब, क्या है परासरण दाब। तो परासरण दाब का मतलब क्या है, हमारा एक तरह का क्या होगा कि द्रव स्थैतिक दाब होगा। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर है हमारा, अर्थात सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो होमोजीनियस मिक्सचर में हम कौन सा दाब पढ़ेंगे, यहाँ पर द्रव स्थैतिक दाब, एक तरह का क्या है ये हमारा परासरण दाब द्रव स्थैतिक दाब है, कि वह द्रव स्थैतिक दाब जो क्या करते, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से जो हमारे गमन को, जो यहाँ से गमन हो रहा है, साधारण जब हमारा क्या था, एक पात्र दो पात्रों में हमने विलायक और विलयन लिए थे, तो ये अणु क्या कर रहे थे, हमारे कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन कर रहे थे। लेकिन जब हम वह द्रव स्थैतिक दाब, हमको क्या करना है, दाब लगाना है, किस पर लगाना है, ये हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है, जैसे ये गमन करेंगे इस पर क्या बढ़ेगा, हम अगर यहाँ पर देखो अब इस दाब में पढ़े, एक क्या लगा दे यहाँ पर दाब लगा दे, हम क्या लगा दे प्रिय विद्यार्थियों, दाब लगा दें। ये हमारी पिस्टन क्या है, ए है, ये क्या है पिस्टन है, बी है हमारी क्या है ये ए और बी हमारी पिस्टन है। अब हम ए पर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं, कुछ दाब लगाएं तो हमारे विलायक के अणु क्या होंगे, विलयन की तरफ जाएंगे, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करेंगे। ठीक है, जब ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करेंगे तो एक निश्चित सीमा के पश्चात क्या होगा, हमारी पिस्टन बी है जो ऊपर उठने लगेगी। अगर यहाँ पर दाब लगा रहे हैं तो ये पिस्टन क्या होगी हमारी ऊपर उठने लगेगी, ऊपर उठने लगेगी, अर्थात इसको सामने में रखने के लिए यहाँ पर क्या लगे हम, अगर हम यहाँ पर भी दाब लगा दें तो ये विलायक के अणु हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या नहीं होंगे, गमन नहीं करेंगे। मेन मतलब क्या है हमारा कि यहाँ पर इतना दाब लगाएं हम, कहाँ पर, विलयन में, कि हमारे विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन को क्या कर दे, ये जो हमारा दाब है वो क्या कर दे, रोक दे, वही क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो क्या है हमारा देखो, वह द्रव स्थैतिक दाब, परिभाषा देखना हमारी, वह द्रव स्थैतिक दाब जिससे विलायक के अणु या विलायक के कण, विलायक के अणु विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब कहलाता है। क्या है, एक तरह का हमारा द्रव स्थैतिक दाब है, कि वह द्रव स्थैतिक दाब जो क्या कर दे, हमारे जो भी विलायक के अणु हैं उनका क्या कर दे, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन को रोक दे, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो हमारा क्या हो गया यहाँ से, परासरण दाब का मतलब कि वह द्रव स्थैतिक दाब जिससे विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन को रोक दे, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, अब देखो एक शब्द हम यहीं पर पढ़ेंगे, एक आता है हमारा प्रतिलोम परासरण। क्या आता है ये समझ में आ गया, एग्जाम्पल आसुत जल लिया है सोडियम क्लोराइड। उसी प्रकार से इसमें एक और एग्जाम्पल देखें प्रतिलोम परासरण से पहले, देखना एक यहीं पर, यही हमारा क्या है, एक विलयन है। ठीक है,
अब ये हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं, एक तरह से दो पात्र ले लिए हमने। क्या ले लिए प्रिय विद्यार्थियों? दो पात्र ले लिए हमने। एक पात्र में क्या भरा हुआ है, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझना। हमारे क्या भरा हुआ है, एक पात्र में तो भरा हुआ है हमारा आसुत जल, और एक पात्र में भरा हुआ है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। क्या भरा हुआ है? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। हम इसमें क्या करते हैं, एक हमने अंडा डाला कि हमारा एक आसुत जल का विलयन में, इसमें भी एक क्या डाला है हमने, अंडा डाला। क्या डाला है? अंडा। उस अंडे को ही सेम वही अंडा है हमारा, दो अंडे लिए हमने, एक किसमें डाला है, आसुत जल में डाला है, दूसरा अंडा किसमें डाला हमने, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में डाला है। तो हम कुछ समय पश्चात, थोड़ी देर इनको एक ऐसे कैसे रखा रहने देते हैं, कुछ समय पश्चात हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो आसुत जल में हमारा अंडा रखा हुआ था वो सेम ऐसा का ऐसा रहता है, उसकी आकार और आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता प्रिय विद्यार्थियों? आकार और आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है हमारा, किसका जलीय विलयन है? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम अंडे को देखते हैं कुछ समय पश्चात, तो ये अंडा क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है, इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। किसके कारण होता है बताओ? हमने आपको एग्जाम्पल बताया है कि आसुत जल में जब हम अंडे को रखते हैं तो हमारे अंडे की आकार और आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम अंडा रखते हैं तो अंडा फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? देखो ये क्या है, हमारा अंडे के ऊपर जो भी परत होती है वो किसका कार्य करती है? अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। ठीक है, अंदर भी द्रव भरा होगा हमारा। ठीक है, तो ये पानी है हमारा, विलायक है, ये क्या नहीं करता, अर्धपारगम्य झिल्ली के कणों को यहाँ से पार नहीं करता। जबकि NaCl का जलीय विलयन है तो अंदर की सांद्रता देखें हम इसमें, तो अंदर की सांद्रता क्या होती है, बाहर की हम क्या कहते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन होता है। तो ये हमारा उसको पार नहीं कर पाता। जबकि सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है वो हमारा किसको पार कर जाता है, ये ऊपर की जो परत चढ़ी होती है अंडे पर उसको पार कर जाता है, जिसके कारण ये अंडा क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो यही क्या कहलाता है, हमारा परासरण कहलाता। ठीक है, और जो इसको रोक दे हमारे गमन को वही क्या है, परासरण दाब। अब देखो एक शब्द आता है हमारा प्रतिलोम परासरण, उसका मतलब क्या है? प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण का मतलब क्या होता है? ये हमारी किसकी क्रिया होती है? परासरण की विपरीत क्रिया होती है। यह क्या होती है? परासरण के विपरीत क्रिया होती है। यह परासरण के विपरीत क्रिया होती है। क्या होती है? परासरण के विपरीत क्रिया होती है, जिसमें दाब लगाकर विलायक के कणों का गमन कहां से, कम संख्या से अधिक संख्या की ओर किया जाता है। विपरीत क्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें दाब लगाकर क्या किया जाता है, वहां पर दाब लगाया जाता है और विलायक के कणों का गमन, विलायक के कणों का गमन कम संख्या से अधिक संख्या की ओर, कम संख्या से अधिक संख्या की ओर, अधिक संख्या की ओर किया जाता है। क्या कहलाता है? किया जाता है, प्रतिलोम परासरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा समुद्री जल के जो हमारा गिलवलीकरण है वो क्या कहलाता है, विलयनीकरण की क्या कहलाता है हमारा। एक तरह से देखें कि जो हमारा समुद्री जल होता है उसका क्या करना, विलयनीकरण करना, अर्थात उससे हम नमक को अलग करते हैं, वो क्या कहलाता है, एक तरह से प्रतिलोम परासरण कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रतिलोम परासरण हो गया, हमारा परासरण हो गया और प्रतिलोम परासरण।
उसके बाद देखते हैं हमारा मेन मतलब क्या था, अणु संख्या गुणधर्म में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में किसका गणना करना, विलय के अणुभार की गणना करना। क्या था हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मेन मकसद, क्या करना, विलय के अणुभार की गणना करना। तो देखते हैं हम इसमें भी विलय के अणुभार की गणना करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, क्या करना है, विलय के अणुभार की गणना करनी है। क्या करना है, विलय के अणुभार की गणना करनी है, अणुभार की गणना। अब विलय के अणुभार की गणना कैसे करेंगे, देखो हम जानते हैं आदर्श गैस का जो समीकरण होता है उससे क्या करेंगे, विलय के अणुभार की गणना करते हैं। किससे, आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से। जानते हैं आदर्श गैस समीकरण क्या होती है हमारी, पीवी बराबर एनआरटी, सभी जानते हैं क्या होती है, पीवी बराबर एनआरटी होती है। इसके देखें हम पीवी बराबर एनआरटी हमारी क्या होती है, आदर्श गैस समीकरण होती है। तो आदर्श गैस समीकरण में हम क्या करते हैं, क्या है ले रहे हैं यहाँ पर, परासरण दाब ले रहे हैं, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा दाब था, गैस पर लगाया गया था, और यहाँ पर किसमें है, द्रव स्थितिक दाब है, द्रव पर डाला गया दाब है। तो पी की जगह क्या लेंगे, पाई लेंगे, पाई वी बराबर क्या हो गया हमारा, एन आर टी हो गया। आ रहा है इतना समझ में, क्या किया है, सिर्फ पी की जगह पाई किया है। पाई क्या है हमारा, यहाँ पर परासरण दाब है। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतरण करें, एन आर टी अपॉन बी हो गया। आ रहा है, वी को कहाँ ले गए, इधर ले गए। अब देखो हमारा एन अपॉन वी, क्या एन अपॉन वी, एन क्या है हमारा मोल, और वी क्या है हमारा, किसमें है, आयतन है। एक तरह से देखें क्या है, आयतन है। आयतन किसमें होगा, लीटर में होगा। हमारा क्या हो गया, मोल प्रति लीटर। और पिछले क्लासों में हमने पढ़ा है मोल प्रति लीटर किसकी इकाई होती है, अर्थात एन अपॉन वी क्या है हमारी, एक तरह से सांद्रता है। सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर। क्या हो गई ये हमारी सांद्रता हो गई, जिसे हम किससे दर्शाते हैं प्रिय विद्यार्थियों, सी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो पाई बराबर क्या हो गया, यहां से सी आर टी हो गया। एक तो न्यूमेरिकल किससे मिलेगा हमको, इस फॉर्मूले से मिलेगा, पाई बराबर सी आर टी से मिलेगा। एक देखो एन है यहाँ पर किसकी संख्या, हमारे अणुओं की संख्या है। किसकी संख्या है, अणुओं की संख्या। एक तरह से क्या है हमारा, मोल है। और मोल बराबर क्या होता है हमारा, भार अपॉन अणुभार होता है। अर्थात यहां से एन बराबर देखें क्या हो गया हमारा, भार अपॉन अणुभार होगा। क्या होगा, भार अपॉन अणुभार होगा, अर्थात एम अपॉन डब्ल्यू होगा। क्या होगा, एम अपॉन डब्ल्यू होगा। ठीक है, अगर हमें अणुभार की गणना करनी है, मेन मकसद क्या है, हमें विलय के अणुभार की गणना करनी है। एन क्या है हमारा, विलय के मोल है यहाँ पर। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला हमारा यहां से निकल करके आएगा। यहां से समीकरण 1 में मान रख दें, अगर हम समीकरण 1 से पाई बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 नाम इसको दे देते हैं। समीकरण 1 से पाई वी बराबर एन की जगह क्या लिख दें, एम अपॉन डब्ल्यू आर टी। और गणना किसकी करनी है प्रिय विद्यार्थियों, हमको डब्ल्यू की गणना करनी है। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम आर टी अपॉन डब्ल्यू वी। पाई डब्ल्यू की गणना करनी है तो डब्ल्यू इधर आ जाएगा, हमारा क्या हो गया, पाई वी। या कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, देखेंगे न्यूमेरिकल करेंगे या फिर हमारा ये फॉर्मूला लगता है। तो परासरण दाब में कितने फॉर्मूले पढ़े हमने, 2 पढ़ेंगे, ये पाई बराबर सी आर टी और एक है हमारा डब्ल्यू बराबर एम आर टी अपॉन पाई वी। यहाँ पर डब्ल्यू क्या है हमारा, विलय का अणुभार। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, डब्ल्यू यहाँ पर विलय का अणुभार। क्या है, विलय का अणुभार। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल। आ रहा है समझ में, क्या किया था, गैस समीकरण से पीवी बराबर एनआरटी, पाई क्या है या दाब है, और एनआरटी एन अपॉन वी क्या होता है, सांद्रता होती है हमारी। अगर एन की जगह मान रखें भार अपॉन अणुभार, तो हमारे विलय के अणुभार की गणना की जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल,
हमें एग्जाम्पल दे रखा है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, एग्जाम्पल है हमारा 200 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में। तो देखिए हमें दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के 1.26 ग्राम प्रोटीन का 300 केल्विन ताप पर हमको मोलर द्रव्यमान अर्थात अणुभार की गणना करनी है और विलयन का परासरण दे रखा है। तो देखिए हमें सबसे पहले दे रहा क्या 200 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, तो हमें दे रखा है V बराबर 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1.26 ग्राम प्रोटीन अर्थात ये क्या है हमारा विलय का भार है। विलय का भार कितना दे रखा है 26 ग्राम। ताप दे रखा है हमको 300 केल्विन। परासरण पाई बराबर परासरण दाब दे रखा है 2.57 गुणा 10 की पावर -3 बार और आर का मान हमें दे रखा है 0.082, ठीक है। देखो कौन सा लगेगा, पाई बराबर CRT लगेगा या पाई बराबर हमारा MRT अपॉन पाई भी लगेगा। क्या ज्ञात करना है हमको, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हमें पता है मोलर द्रव्यमान हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है हमारा MRT अपॉन पाई V, जानते यही होता है, अभी पढ़ा है हमने। सिर्फ मान रखना है आपको, M का मान यहां से भार कितना है 1.26, R कितना है 0.021 और कितना है ताप 300 केल्विन। पाई का मान 2.57 गुणा 10 की पावर -3 और यहाँ से B कितना है हमारा 200 सेंटीमीटर। सिर्फ इतना करना है, सिर्फ क्या रखना है W बराबर MRT अपॉन पाई V और लास्ट में आंसर निकल करके आएगा हमारा W बराबर 60.377। ये क्या आ गया हमारा मोलर द्रव्यमान अर्थात अणुभार की गणना हो गई। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है केल्विन में कितना हो गया 373 केल्विन। 5% यूरिया हमने प्रतिशतता में आपको बताया था अर्थात विलय का भार कितना है, यदि 5 ग्राम है तो आयतन कितना हो गया यहाँ से हमारा 100 ml हो गया। 100 क्या होगा हमारा ml होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम मान रहे हैं यहाँ से कि 100 जो हमारा 100 ml में मानते हैं वहां से 100 ग्राम में माने, यहाँ पर आयतन है तो 100 ml ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इसको क्या ले लें